देन अब हम करने वाले हैं जो हमने नंदा में 47 क्लासेस पढ़ी थी और 13 डोमेन्स देखी थी, है ना, और 247 नर्सिंग डायग्नोसिस थे। तो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग आज क्लासेस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास जो है वो है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या है? Anatomical structures and physiological processes involved in vital and peripheral circulation। जो वाइटल और पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो सब हम क्लास फर्स्ट में देखते हैं सर्कुलेशन क्लास में। तो तो इसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड रिस्क हो सकता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के लिए, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन के लिए कि भाई कार्डियक टिश्यू से में जो ब्लड परफ्यूजन है वो कम हो रहा है और इसके रिस्क बढ़े हुए हैं। और किस चीज़ के रिस्क है? इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन, जो सेरेब्रल टिश्यू में जो परफ्यूजन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो इनइफेक्टिव है, तो उसकी वजह से आपका सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के रिस्क हम पढ़ रहे हैं इसमें। और रिस्क फॉर इनइफेक्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टिनल परफ्यूजन, यहाँ पे हो सकता है कम परफ्यूजन हो। और इनइफेक्टिव रीनल परफ्यूजन और इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी, पहली थी सर्कुलेशन, देन दूसरी है रेस्पिरेशन। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज। जो हमारे लंग्स में टोटल 6 लीटर वेंटिलेशन होता है और जो टोटल मतलब गैस एक्सचेंज होता है, तो उसमें क्या क्या, तो इसका तो ये चीज़ हम रेस्पिरेशन क्लास में पढ़ते हैं। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, तो ये इसमें क्या हो सकता है कि भाई एयरवे जो है हमारा वो क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक से। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है, इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन हो रहा है, डिसफंक्शनल वेंटिलेटरी वीनिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट आता है फिजिकल रेगुलेशन। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन हेमाटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। जो 3 मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल रेगुलेशन में, कौन कौन से? हेमाटोलॉजिकल रिलेटेड टू ब्लड, इम्यूनोलॉजिकल और लिम्फ नोड से रिलेटेड होते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम हमारा, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हो, मेटाबॉलिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। 3 मैकेनिज्म्स आ गए। तो रिस्क फॉर एडवर्स रिएक्शन हो सकता है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया से बॉडी को एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। फिर इसमें आएगा हमारा एलर्जी के रिस्पॉन्स जो है उसके रिस्क होंगे, अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल के रिस्क होंगे, रिस्क फॉर इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, रेडीनेस फॉर एनहांस फ्लूइड बैलेंस, रेडीनेस जो बढ़ा हुआ फ्लूइड बैलेंस होगा उसके लिए रेडीनेस होगी, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम होगी, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम होगी, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम भी हो सकती है, और रिस्क फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम के लिए हो सकता है। हाइपरथर्मिया, रिस्क फॉर हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया, रिस्क फॉर पेरी ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया, नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है, रिस्क फॉर नियोनेटल जॉन्डिस, लेटेक्स एलर्जी रिस्पॉन्स भी आ सकता है। लेटेक्स एक तरीके का मटेरियल होता है जिससे एलर्जी रिस्पॉन्स आ सकता है आपका। और रिस्क फॉर लेटेक्स एलर्जी रिस्पॉन्स ये हमने देख लिया। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन हो सकते हैं, इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन हो सकता है। न्यूट्रिशन, anatomical structures and physiological processes involved in ingestion, digestion and absorption of nutrients। इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, इनफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, इन इंटरप्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है, इनफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न्स, imbalanced nutrition, less than body requirements, readiness for enhanced nutrition, obesity, overweight, risk for overweight। देन नेक्स्ट क्लास आती है आपकी एलिमिनेशन क्लास। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ
बॉडी वेस्ट, ये सारी चीज़ें बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। अब बॉवल इनकॉन्टिनेंस मतलब इरेगुलर अनकंट्रोलेबल बॉवल एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और कॉन्स्टिपेशन और रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसफंक्शनल इंटेस्टिनल मोटिलिटी, डिसफंक्शनल गैस्ट्रो जीआई मोटिलिटी हो गई, रिस्क फॉर डिसफंक्शनल जीआई मोटिलिटी, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, रिफ्लेक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिस्क फॉर अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन, रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी, इन सब चीज़ों की वजह से। देन नेक्स्ट क्लास आती है आपकी स्किन या फिर टिश्यू, है ना। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ स्किन एंड बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। देन इट इंक्लूड्स रिस्क फॉर कॉर्नियल इंजरी, impaired detention, it risk for dry eye, impaired oral mucous membrane, risk for impaired oral mucous membrane, risk for pressure ulcer, impaired skin integrity, risk for impaired skin integrity, risk for thermal injury, impaired tissue integrity, risk for impaired tissue integrity, risk for vascular trauma। न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्लास आ गई, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल अडाप्टिव कैपेसिटी, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, रिस्क फॉर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, डिसऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट बिहेवियर और readiness for enhanced organized infant behavior, risk for disorganized infant behavior, risk for peripheral neurovascular dysfunction, unilateral neglect। Next class is cognition, neuropsychological process involved in orientation, information processing and memory। इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई कि भाई पहचान पाता है इंसान कौन सा पर्सन है, क्या टाइम है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो पा रही है और मेमोरी कैसी है। तो एक्यूट कन्फ्यूजन अगर पेशेंट में देखने को मिल रहा है देन कॉग्निशन क्लास के अंदर आप उसको डालोगे। रिस्क फॉर एक्यूट कन्फ्यूजन, क्रॉनिक कन्फ्यूजन, इम्पेयर्ड मेमोरी है। सेल्फ कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इन्वॉल्व इन सेल्फ परसेप्शन, आइडेंटिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन। खुद के बारे में उसका क्या परसेप्शन है, खुद की आइडेंटिटी और सेल्फ रेगुलेट, खुद को कैसे रेगुलेट करना है। तो डिस्टर्ब अगर बॉडी में होगी तो आप कौन सी क्लास में डालोगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट की क्लास में डालोगे। डिस्टर्ब बॉडी में जो इनफेक्टिव डिनायल हो गया, लबाइल इमोशनल कंट्रोल हो गया, इनफेक्टिव इम्पल्स कंट्रोल हो गया, है ना। क्रोनिक लो सेल्फ एस्टीम हो गई। देन आता है आपका रिस्क फॉर क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम, सिचुएशनल लो एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, रिस्क फॉर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम, डिस्टर्ब्ड पर्सनल आइडेंटिटी, रिस्क फॉर डिस्टर्ब्ड पर्सनल आइडेंटिटी, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड सेल्फ कंसेप्ट, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, इनफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न हो रहे हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट की क्लास में डाल सकते हैं। मूड रेगुलेशन, बायोफिजिकल एंड इमोशनल इंटरेक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मूड रेगुलेशन, impaired mood regulation। देन आ गया आपका क्लास कंफर्ट, परसेप्शंस ऑफ सिम्टम्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग। तो कंफर्ट में क्या आता है कि मतलब सिम्टम्स जो और उस परसेप्शन, हम जो सिम्टम्स बॉडी में आ रहा है उसका कैसे परसीव कर रहा है वो, और उसका जो सफरिंग हो रही है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो एनजाइटी, इम्पेयर्ड कंफर्ट, रेडीनेस फॉर एनहांस कंफर्ट, डेथ एनजाइटी, फियर, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, लेबर पेन, क्रोनिक पेन सिंड्रोम, सारे कंफर्ट क्लास में जाएंगे। देन नोजिया हो गया आपका, क्रॉनिक सोरो हो गया, लॉन्ग लॉन्ग टर्म से कोई किसी को दुख हो रहा है, ग्रीफ में है कोई, कंफर्ट में आ जाएगा वो कंफर्ट क्लास में। देन नेक्स्ट क्लास आती है आपकी वेलबींग, परसेप्शंस ऑफ लाइफ क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल नीड सेटिस्फैक्शन। लाइफ की क्वालिटीज़ के जो परसेप्शन हैं इंसान के और एक्सपीरियंस जो है एग्जिस्टेंशियल नीड सेटिस्फैक्शन, जो एग्जिस्ट करने वाली नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो ग्रीविंग, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड होप, होपलेसनेस, रिस्क फॉर कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन डिग्निटी, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड पावर, पावरलेसनेस, रिस्क फॉर पावरलेसनेस,
spiritual distress, risk for spiritual distress, readiness for enhanced spiritual well-being। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस क्लास में। देन नेक्स्ट क्लास आती है आपकी लाइफ प्रिंसिपल्स, पर्सनल वैल्यूज़, बिलीव्स एंड रिलीजियसिटी। इसमें ये लाइफ प्रिंसिपल्स के अंदर तो ये चीज़ आ जाती है, पर्सनल वैल्यूज़, बिलीव्स और रिलीजियसिटी। देन डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट, मॉरल डिस्ट्रेस, नॉन कंप्लायंस, इम्पेयर्ड रिलीजियोसिटी। ये लाइफ प्रिंसिपल में आता है कि खुद के बारे में वैल्यूज़ उसकी कैसे, उसकी बिलीव कैसे हैं, उसका रिलीजन के प्रति क्या सोचना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप लाइफ प्रिंसिपल्स की क्लास में डालोगे। देन रेडीनेस फॉर एनहेंस रिलीजियोसिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी, कोपिंग कोपिंग क्लास आ जाती है। परसेप्शंस ऑफ कोपिंग, कोपिंग एक्सपीरियंसेस एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है उसके। और इनफेक्टिव एक्टिविटी प्लानिंग, रिस्क फॉर इनफेक्टिव एक्टिविटी प्लानिंग क्या हो सकते हैं, है ना। डिफेंस कोपिंग हो सकती है, इनफेक्टिव कोपिंग भी हो सकती है। रेडीनेस फॉर एनहांस्ड कोपिंग, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग, इम्पेयर्ड इमेंसिपेटेड decision making, risk for impaired emancipated decision making, पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम हो गया, ट्रॉमा के बाद होने वाला जो सिंड्रोम होता है वो उसको कोपिंग में डाल सकते हैं आप। रिस्क फॉर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्क फॉर रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम, impaired resilience, readiness for enhanced resilience, risk for impaired resilience और स्ट्रेस ओवरलोड होना। लाइफ स्पैन प्रोसेसेस क्लास आ गई, द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल मैचुरेशन एंड एजिंग, रिस्क फॉर डिलेड डेवलपमेंट, रिस्क फॉर डिसअप्रोप्रिएट ग्रोथ, लाइफ स्पैन प्रोसेसेस। Then next class comes physical ability, audio visual ability, sexual functions or mobility, impaired bed mobility, impaired physical mobility, impaired wheelchair mobility, impaired sitting, impaired standing, impaired transferability, impaired walking. The next class comes energy balance, energy usage and energy regulation pattern, activity intolerance, risk for activity intolerance, डिफिशियंट डाइवर्शनल एक्टिविटी हो गया, फटीग, इंसोमिया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, रेडीनेस फॉर एनहांस स्लीप, स्लीप डेप्रीवेशन और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, वॉन्डरिंग। एनर्जी बैलेंस क्लास में आ जाता है। कम्युनिकेशन क्लास, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे आप पेशेंट की। रेडीनेस फॉर एनहांस्ड कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें क्लास में आ जाएंगी, कम्युनिकेशन क्लास में आ जाएंगे। देन क्लास कम्स सोशल फंक्शन, सोशल नेटवर्क, सोशल रोल, सोशल स्किल्स एंड सोशल इंट्रैक्शन। देन इसमें आ जाता है रिस्क फॉर लोनलीनेस, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड रिलेशनशिप, इनफेक्टिव रिलेशनशिप, रिस्क फॉर इनफेक्टिव रिलेशनशिप, इनफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन, social isolation. And here goes with the class. We will meet in the next video with the upcoming topics. Thank you so much.